कि मेरी आवाज कई लोगों तक पहुंचेगी और हम कुछ कानून से रिलेटेड बात करेंगे, राइट्स के बारे में बात करेंगे। लड़की थी, माइनर थी, उसके अंकल नहीं ले गए उसको, 2 बच्चों का बाप। इवन शी वाज बेगर, उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। एक चॉकलेट के लालच में बेचारी चली गई। वो बता ही नहीं पा रही उसका हुआ क्या है, क्योंकि शी इज नॉट एबल टू स्पीक हिंदी प्रॉपरली। मैंने काउंसलिंग की 3 घंटे, यानी कि वो 12 साल की थी जब उसके साथ रेप हुआ। और किया भी किसने था? उसके नाना ने। नाना ने। और 6 महीने के बच्चे को क्या पता उसको क्या पहनाया, क्या करा? 3 महीने के बच्चे को क्या पता? इवन 1 महीने के बच्चे के साथ भी हुआ, ये फैमिली ने ही करा। गॉड। तो उसमें क्या उसने कपड़े पहने होंगे 1 महीने में, यही नहीं पता तो होता कि क्या पहनाए क्या ना पहनाए। मैरिटल रेप तो देखो हर किसी के साथ डेली होता है, बट ये कि मैरिटल रेप की एफआईआर बहुत मुश्किल से होती है, क्योंकि अगर कोई लेडी जाके पुलिस में ही बताती होगा, अरे तुम्हारा पति है, जो उनकी लैंग्वेज होती है, अरे पति है कर लिया उसका तो हक है। ये फोर्स नहीं है कि भैया हस्बैंड है, हक है तो कर ले। तो ऐसे तो औरत के भी बहुत हक है, बट वो नहीं करती ना सब। मैं हूँ नेहा बाबा। आजकल की दुनिया में ना, जब एक औरत आवाज उठाती है तो 1000 लोग उसकी आवाज दबा देते हैं। ऐसे ही एक दुनिया में एक है जिन्होंने अपनी आवाज उठाई, उन लोगों के लिए जिनकी आवाज शायद दबा दी गई थी। बहुत सारे केसेस होते हैं जो हिम्मत नहीं करते बोलने के लिए, बट अपनी आवाज के थ्रू ये उनकी आवाज बनती है और दुनिया तक पहुंचाती है। और जब से मुझे इनका नंबर मिला है ना, तो मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई हूँ कि अब मुझसे तो कोई पंगा नहीं लेगा। सो प्लीज वेलकम मिस मनमीत ऑन आवर शो। तो मनमीत, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ मुझे बुलाया कि मेरी आवाज कई लोगों तक पहुंचेगी और हम कुछ कानून से रिलेटेड बात करेंगे, राइट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। तो पहले तो इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि एक बात बिल्कुल बताने लायक है, ये जो है ना, माइनर के केसेस होते हैं, जो बहुत अंडर प्रिविलेज गर्ल्स होती हैं उनके केसेस होते हैं, उनके केसेस ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में लड़ती हैं, और इसके लिए इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। एंड आई मीन इट डिजर्व्स लॉट ऑफ appreciation and courage for the work that you are doing for the society. थैंक यू सो ठीक मच। है, ये आप so जैसे ये लोग का सपोर्ट है कहीं ना कहीं जो मुझे so ये आगे बढ़ाने एक्चुअली के ना, लिए। ये अप्रिसिएशन से भी बहुत बढ़कर है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर केसेस ना एक्चुअली में अंडर प्रिविलेज सोसाइटी में होते हैं, और बहुत सारी आवाजें दबा दी जाती हैं, वो दुनिया तक पहुंचती भी नहीं है। तो कैसे कैसे स्ट्रगल्स आप फेस करते हो, कैसे कैसे केसेस आपके पास आते हैं? जिस बारे में आपने पूछा मेरे से, तो होता है ऐसा है, और ये सच है कि एक मतलब रूरल एरिया में इस तरह के केसेस ज्यादा आते हैं, क्योंकि उनको पहली बात तो नॉलेज नहीं होती है, और जो करने वाले होते हैं उनके साथ गलत हरकत उनके अपने नो नहीं होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चुप बैठ जाते हैं कि घर की बातें बाहर ना जाए। तो कहीं से किसी ने कोई अप्रोच की या कोई कांटेक्ट किया किस तरह से, तो हम लोग कांटेक्ट करते हैं। सबसे पहले काउंसलिंग करती हूँ, सारी चीजें पूछती हूँ। उसके बाद जब मुझे लगता है कि ये थाने नहीं जा सक रही है, इनकी सुनवाई नहीं हो रही, चाहे मुझे रात तक बैठना पड़े, मैं उनकी पूरी मुकदमा दर्ज करवाती हूँ। अगर गलत हुआ है किसी के साथ तो प्रॉपर तरीके से उनकी कार्रवाई की जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि ये कर नहीं पाएंगे, और अगर जा भी पाए तो इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। सो ऑन एन एवरेज कितने केसेस होते हैं जो रेप केसेस होते हैं जो दबा दिए जाते हैं? मतलब अगर हम ऑल ओवर नेशन वाइड इसका डेटा देखेंगे तो बहुत ज्यादा होगा, बट ऑन एन एवरेज कितने केसेस आते हैं आपके पास भी जिनको दबा दिया जाता है, और कुछ होते हैं जो कि आगे लीड करते हैं कि नहीं, मुझे तो लड़ना ही है चाहे दुनिया कुछ भी बोले? काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे लड़की बोलती है कि मुझे लड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो वहाँ हमें भी अच्छा लगता है सपोर्ट करने में कि चलो हम इसकी मदद करें, इसकी आवाज़ बने जहाँ पे इसको ज़रूरत पड़ रही है, बिकॉज़ उसको लॉ की नॉलेज नहीं है। वहाँ पे कोर्ट में मैं उसकी मदद करूँगी, उसकी हेल्प करूँगी। और काफ़ी केसेस अभी मैंने पहले बताया सेम वही, रूरल एरिया में ज़्यादा दबाए जाते हैं केसेस, क्योंकि उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है, प्रेशर दिया जाता है गाँव का, बिरादरी का, समाज का। तो कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है तो हमें आगे आना है और हमें जो है इसको सजा करवानी है, सो दैट हमें जो है जस्टिस मिल सके। तो उनको जस्टिस दिलाने के लिए मैं उनके साथ थाने भी जाती हूँ, चौकी भी जाती हूँ, इवन कोर्ट में भी। जो मुझे लगता है वाकई में नीडी है, बहुत पुअर है, उनकी मैं पूरी हेल्प करती हूँ, और उससे मैं कुछ चार्ज नहीं करती। पता है, बहुत सारे लॉयर शायद मेरे को कमेंट भी करेंगे, कहते हैं ना कि मतलब लॉयर्स जो हैं वो पैसे से ही काम करते हैं, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए आगे डेट्स भी दे रहे हैं तो जस्ट बिकॉज टू चार्ज फीस, लेकिन जो काम आप कर रहे हो मतलब उसमें पैसा तो कहीं दिख भी नहीं रहा है। इट्स लाइक एक सोशल सर्विस है और एक
प्रोबेबली आपको एक सेटिस्फैक्शन होगी कि जो काम आप कर रहे हो यू आर हैप्पी इन दैट। जी, सबसे इम्पोर्टेंट सेटिस्फेक्शन, मैं जब वकालत में घुसी थी, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे पैसा कमाना है, और मेरा वकालत में आने का मकसद भी यही था। मेरा कोई ड्रीम नहीं था कि मुझे वकील बनना है, बट मैंने एक इंसिडेंस ऐसा देखा कि जहाँ पे एक लड़की बोल नहीं पा रही थी, देन मुझे लगा कि ये नहीं बोल पा रही, अगर मैं इसके बिहाफ़ पे बोलूँ तो? तब मेरे दिमाग में आया कि लॉ करती हूँ, मैंने लॉ की, और उसके बाद फैमिली के खिलाफ जाके मैंने थोड़ा-सा ये था कि मुझे लिटिगेशन में ही जाना है। कॉर्पोरेट का मैंने सोचा ही नहीं कभी भी। एक आध बार सोचा, फिर मुझे लगा कि वहाँ पे मैं जस्टिस नहीं कर पाऊँगी, वहाँ तो मैं एज़ अ स्लेव ही काम कर पाऊँगी। तो इनको, जिनके लिए मैं काम कर रही हूँ या जिनके लिए सोच के मैं आई हूँ, तो उनको जस्टिस कैसे मिलेगा? इस तरह से मैं यहाँ पे घुसी और मैंने किया भी और करती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे चार्ज नहीं करती, मैं नहीं, कंसल्टेशन ऑफ भी ले कोर्स लेती वो हूँ। तो होता ही है। हाँ, बट नीडी के लिए मुझे पता है, और ये बात बिल्कुल सच है कि वकीलों का एक दिमाग में है खौफ कि हर चीज़ के पैसे चार्ज करते हैं, हर चीज़ के लिए। लेकिन एक कहीं न कहीं एक ऊपर वाला है भगवान, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ। सैटिस्फैक्शन ज़रूर है, मैं बहुत चैन की नींद सोती हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि मैंने हराम का खाया या मैंने किसी से नाजायज़ लिया, और जब मेरी वजह से किसी को न्याय मिलता है, जस्टिस होता है, मुझे इतना सैटिस्फैक्शन मिलता है कि बस मैं बता ही नहीं सकती। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए कि कोई लड़की मेरे पास थैंक यू बोल के जाती है, या ब्लेसिंग्स, मेबी पैसों से ज़्यादा मैं ब्लेसिंग्स है जो मैं यहाँ इस लेवल पे पहुँची हूँ, ब्लेसिंग्स। कोई ऐसा केस होगा आपके पास जिसने आपको अंदर तक सोने नहीं दिया हो कि कैसे हो गया? हाँ, मेरे पास एक था अभी बिल्कुल लेटेस्ट मैं बता रही हूँ। ऐसे तो बहुत केसेज़ आते हैं कि रात को भी दिमाग में कई बार सपनों में यही चलता है। उसमें ऐसा था, एक लड़की थी, माइनर थी, उसके अंकल ही ले गए उसको, 2 बच्चों के बाप। इवन शी वाज़ बेगर, उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। हमारे पास आती थी तो हम उसको खाना भी देते थे, पैसे भी देते थे। एक चॉकलेट के लालच में बेचारी चली गई वो। देन उसके बाद क्या हुआ उसके साथ, वो बता ही नहीं पा रही उसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि शी इज़ नॉट एबल टू स्पीक हिंदी प्रॉपर्ली। मैंने काउंसलिंग की 3 घंटे, वहाँ पे पुलिस ने भी बड़ा वो किया कि कार्रवाई नहीं करनी, और कार्रवाई नहीं हो रही थी पुलिस से भी। तो उस टाइम मुझे मीडिया का भी सहारा लेना पड़ा। मीडिया भी मेरी बहुत हेल्प करती है इस चीज़ों में। जब भी कॉल करती हूँ या ऐसा कोई भी सीन आता है, कोई भी ऐसा केस आता है, जहाँ पे पुलिस कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि पुलिस मोस्टली क्या करती है, जुरिसडिक्शन का बहाना बना देती है। आपकी जुरिसडिक्शन ये नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि लड़की कहीं भी ज़ीरो एफआईआर भी करा सकती है। तो उस केस में मुझे लगा, जब वो मेरे को मिली, उसका होंठ फटा हुआ था, आँख उसकी सूजी हुई थी, पूरी रेड थी, तो वो मुझे ऐसी हालत में मिली। और मेरे पास बहुत सारे माइनर के केसेज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे वो 14-14 साल के बच्चे भी हो गए, उनके ढाई-ढाई साल के। तो ऐसे केसेज़ मुझे बहुत हरास करते हैं, और ये जितने भी केसेज़ हैं मेरे पास, जिसमें प्रेग्नेंट हो गई या बच्चा हो गया या इस तरह से है, वो उनसे मैं कोई चार्ज नहीं करती, बट आई ट्राई माय बेस्ट टू गेट देम जस्टिस। बहुत टफ होता है, मतलब 14 साल का बच्चा होता ही क्या है, मतलब बिल्कुल छोटा ही बच्चा है और वो उसकी बच्चे खेलने की उम्र होती है। बच्चे लेकर घूम रही हैं जो कि उनको पता भी नहीं उनके साथ क्या हुआ है और बच्चा गोद में है। वही उनके खेलने की उम्र होती है। 14 साल के बच्चे को ये नहीं पता अच्छा क्या, बुरा क्या, उसके बाद उसको समझाना पड़ता है या वो बताती है। मतलब जब वो मेरे पास आई, मैं खुद हैरान हो गई कि 14 साल की बच्ची और उसका 2.5 साल का बच्चा हो गया। यानी कि वो 12 साल की थी जब उसके साथ रेप हुआ, और किया भी किसने था, उसके नाना ने। नाना ने? नाना ओके। ने, मतलब मम्मी के चाचा नाने हुए। हाँ हाँ। देन वो उसको कहते हैं कि इसको बाहर निकलवाओ, बाहर निकलवाओ। टिल नाउ ही इज़ इन कस्टडी, और मैं कोशिश करूँगी उसकी पूरी सज़ा दिलाने की, क्योंकि डीएनए भी है, प्रूव है, सब कुछ है उसके पास। तो यहाँ पे मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, कैसे हैंडल की जाए चीज़ें। कभी लगता है कि बहुत गलत लाइन चुन ली, ये सब देखने को मिलता है, बट ये भी लगता है कि यार किसी की मैं आवाज़ बन रही हूँ तो ठीक है, मेबी शायद इसीलिए मैंने ये लाइन चुनी है। ऊपर वाले ने मुझे रास्ता दिखाया कि मैं 100 लोगों के साथ लड़ सकूँ और उनके आगे कर सकूँ। सो मतलब 14 साल तो आप बोल रहे हो, जैसे अब सीरीज होती हैं या मूवीज हो गई जो बहुत फैक्ट्स पे बनी होती हैं, उसमें तो 2-2 3-3 साल की बच्चियां भी दिखाते हैं कि हुँ। उनको भी नहीं छोड़ा है। नहीं, 6-6 महीने का भी केस है, 6 महीने 6 का? महीने का भी है, 4-4 महीने के बच्चों के साथ। तो इस सब का क्या रीज़न है? मानसिकता कह सकते हैं हम लोग। बट ये चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की होगी कि ये जो लो टाइप के लोग होते हैं, या जिनका मेंटल लेवल थोड़ा कम होता है, वही ये हरकतें करते हैं, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन है। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट कहती है कि लड़कियों को कपड़े ऐसे नहीं पहनने चाहिए, कपड़े वैसे पहनो, ढक के रहो। 6 महीने की बच्ची को क्या एग्ज़ैक्टली। पता? ये गवर्नमेंट, ये बोलना देखो बहुत आसान होता है, पर 6 महीने के बच्चे को क्या पता उसको क्या पहनाया, क्या करा, 3 महीने के बच्चे को क्या पता? इवन 1 महीने के बच्चे के साथ भी हुआ, एक फैमिली ने ही करा। गॉड! तो उसमें क्या उसने कपड़े पहने होंगे, 1 महीने में यही नहीं पता तो होता कि क्या पहना है, क्या ना पहना है। बड़े में चलो गलती हो जाती है कि ये पहना है या ऐसे मत पहनो कपड़े, साड़ी पहनो, सूट पहनो, जो भी चीज़ें हैं, बट बच्चों की क्या गलती है? उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो ये हैवानियत जो हमारे समाज में, इसको दूर सरकार करे, कैसे करे? सरकार ये तो कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ तो रही है पर बच अब भी नहीं रही है।
बहुत सारे केसेस में उल्टे काम करके, गलत काम करके, रेप करके मार भी दिया जाता है। जैसे ये वाली तो एक रेप वाली तो सिचुएशन हो गई, अभी कुछ महीनों पहले एक केस भी हुआ था हॉस्पिटल की एम्बुलेंस वाला, जो कि सामने आया था। मतलब आप सोच सकते हो एम्बुलेंस के अंदर, ये तो चलो सामने आ गया, अब आप किस पे ट्रस्ट करोगे? किसी पे भी नहीं कर सकते। मतलब अब सारा घर के नाना चाचा ये सब इन्वॉल्व हैं, तो किस पे ट्रस्ट करें? फैमिली, आप एम्बुलेंस, लेट्स सपोज मेरे साथ कुछ इमरजेंसी होगी, मैं भी एम्बुलेंस देख के या पुलिस की गाड़ी देख के रोकूंगी कि यहाँ पे मैं सेफ हूँ प्राइवेट गाड़ी की वजह। जब एम्बुलेंस में ऐसे कांड हो रहे हैं तो यही है कि औरत किस पे भरोसा करे, किस पे भरोसा करे? किसी पे नहीं कर सकते आजकल। तो समाज में बहुत सारे चेंजेस आने की जरूरत है, बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। और ये अकेले नहीं, सारे समाज मिलके, गवर्नमेंट मिलके, पब्लिक मिलके यही कर सकते हैं। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो इस पे ना मैंने एक मूवी भी देखी थी, तो उस मूवी में क्या होता है कि एक फादर ही होता है, वो किसी अपनी बेटियों को ना एक बेसमेंट में रखता है, और किसी को पता नहीं होता कि वो बेटियां कहाँ हैं, और फिर इकट्ठी होती रहती हैं, उन्हीं से ही बच्चे आगे पैदा करते हैं। तो मतलब ये फिक्शन नहीं है, ये कहीं ना कहीं हो रहा है। ये हो रहा है हमारे पास। तो आपने तो एक केस सुना या देखा या सुनी सुनाई, हमारे पास तो प्रैक्टिकल आता है। हम तो देख रहे हैं कि वाकई में क्या हो रहा है। तो जितना भी करो, ये जो प्रोफेशन है, आप तो बहुत लोगों के लिए एक आइडल हो, मतलब बहुत सारी लड़कियों को एक बोल्डनेस सीखनी चाहिए। मेरे कई क्लाइंट्स आती थी मेरे पास, इवन वो पढ़ रही होती थी, तो मुझे देख के 4-5 तो ऐसी है जिन्होंने कहा हमें वकील ही बनना और वकालत ही करनी है। तो मुझे बड़ा प्राउड होता है कि हाँ भैया, लड़कियां आगे आना चाह रही हैं। नहीं, आप मतलब आप हैं तो मुझसे छोटी, पर मुझे पहले क्यों नहीं मिली? मतलब मैंने आपको बताया है कि मैंने भी लॉ करा, बट उस टाइम पे इट वाज अ लॉन्ग टाइम बैक, तो शायद उस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मैं छुप गई, एंड देन आई प्लान टू क्विट दिस करियर। एंड यू तो क्विट। आई क्विट, आई वाज नॉट बोल्ड इनफ एट दैट टाइम, राइट? तो मुझे कोई एक आइडल चाहिए थी आपके जैसे। थैंक यू। तो मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये है तो प्रोफेशन मेल मेल डोमिनेटेड, डोमिनेटेड है, बिल्कुल है। ठीक है। इस मेल डोमिनेटेड में आप फीमेल्स के लिए लड़ रही हैं, आप खुद को कैसे सेफ गार्ड कर रही हैं? मेल डोमिनेटिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। मतलब यहाँ पे ऐसा किया जाता है कि अगर कोई औरत आगे रहे तो उसको पुल डाउन किया जाता है। मैंने स्ट्रगल किया आपकी तरह, मैंने भी क्विट किया और मैंने दिल्ली प्रैक्टिस स्टार्ट की, बट मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो जाता। फिर मैंने सोचा वहां भी यही है, यहाँ भी यही है, तो यहाँ पास करो। धीरे 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 धीरे, कहते हैं ना, जब ऊपर वाला आपके साथ होता है और आपकी नीयत साफ होती है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर एक का काम किया, एक ने आगे रेफर किया, एक ने आगे रेफर किया, उस तरह से एक पहचान बनती गई और लोगों को पता चला कि मैं जो है लड़कियों के लिए ऐसे काम कर रही हूँ। और मुझे खुशी भी मिलती है करके। ये नहीं कि मेरे पे प्रेशर है या जबरदस्ती मेरे से कोई करवाया जा रहा है, मैं अपनी मर्जी से करती ये ना प्रियंका चोपड़ा का ना एक कोट था, गुड गर्ल्स डोंट मेक हिस्ट्रीज, बोल्ड गर्ल्स डू, और आप उसको प्रूव कर रही हूँ। हैं। थैंक यू सो मच। ये बोल्ड भी लड़कियों ने ही बनाया। जब मेरे पास कोई लड़की रोती है तो मुझे लगता है अगर मैं कर सकती हूँ, वो धीरे धीरे कर करके स्टेप बाय स्टेप बस पहुंच गई यहाँ तक मैं। स्टार्टिंग में मुझे भी डर लगता था, मैं जाती थी, मेरे को मैं ही नहीं बोल पाती थी थाने में, कहीं ना कहीं घबरा जाती थी मैं भी, दब के डर के वापस आती थी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं बहुत डरती थी, बट आज मैं सिर्फ ऊपर वाले के अलावा किसी से नहीं डरती हूँ। नेपोटिज्म भी बहुत है इस प्रोफेशन में, बिल्कुल। ठीक है। धीरे धीरे ग्रेजुअली काफी सारी चीजें चेंज हो गई है, बट देयर वाज अ टाइम जब बोला जाता था कि अगर आपके घर में या फैमिली में कोई एस्टैब्लिश्ड लॉयर है, तभी वो आपको सिखाएंगे और आप भी एक लॉयर बन सकते हो। तो ये आज की डेट में कितना ट्रुथ है? नेपोटिज्म कहीं ना कहीं मैटर करता है, और अगर आपके घर में फैमिली में कोई लॉयर है और वो है तो फिर तो आपको दिक्कत ही नहीं, आपको सारा सेटअप एस्टेब्लिश मिल जाता है। आई एम फर्स्ट जनरेशन लॉयर, मेरे पीछे से कोई लॉयर नहीं है मेरे घर में। इवन मेरे पापा की डेथ भी हो गई है, और जब से मैं एस्टेब्लिश हूँ 2016 से ही, और 16 में ही उनकी डेथ हुई। तो उसके बाद थोड़ा वहां पे मैं थोड़ा सा, जब मैं बोल रही, उसके बाद मैंने अपना सेटअप स्टार्ट किया, इंडिपेंडेंट की मैंने प्रैक्टिस। दिक्कत आई, कम थे केसेस, धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब लेकिन नेपोटिज्म एक लिमिट तक ही है। आपके पास, लेट्स सपोज आपके फादर या मेरे फादर लॉयर हैं, अभी वो वकालत नहीं कर रहे हैं, उनके बिहाफ पे मेरे पास केसेस आ गए। अगर मैं प्रॉपर तरीके से हैंडल ही नहीं कर रही हूँ या मैं काम ही नहीं कर पा रही हूँ, तो वो कौन मेरे पास आएगा? कोई भी नहीं आएगा। तो ये प्रोफेशन सबसे ज्यादा नॉलेज का है। आपको नॉलेज, आपको लॉ, आपको जो साइटेशन आ रही है, जो केस लॉ रहा है, आपको नॉलेज होनी चाहिए चीजों की। तो नेपोटिज्म भी एक लिमिट तक ही काम करता है, इसमें करता है अनडाउटेडली, बट एक लिमिट तक। धीरे 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 वो खत्म हो जाता है। और कॉलेज कितना मैटर करता है कि आप, कितना मैटर करता है कि आपने कहाँ से किया है लॉ अपना? अगर आपने लिटिगेशन में जाना है तो ऐसा मैटर नहीं करता कि आपने कौन से कॉलेज से किया है। इवन मेरे से भी कोई नहीं पूछता आज भी। लेकिन अगर आपने कॉर्पोरेट में जाना है, फिर आपका कॉलेज मैटर करता है। आपसे वो
क्योंकि आपको कॉर्पोरेट में डिसाइड जब आपको जॉब देते हैं वो आपका कॉलेज देख के, आपका बैकग्राउंड देख के ही करते हैं। लेकिन अगर आपने लिटिगेशन में जाना है तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपने हाई प्रोफाइल से कॉलेज से किया हो। यहाँ पे नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपको केसेस की नॉलेज क्या है, प्रैक्टिकल चीजें बिल्कुल अलग होती है थ्योरेटिकल से। तो वो तभी आता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये बचपन में पढ़ा था, आज दिख रहा है कि हाँ, आज दिख रहा क्योंकि है। डेली नया लॉ आता है। आप भी देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा, कल क्या कहा, हाई कोर्ट ने क्या कहा, डेली चीजें चेंज होती रहती है। तो प्रैक्टिस पढ़ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपडेट कैसे रखते हो अपने आप को? एप्स आती है हमारे पास, मतलब पेड ऐप आती है, उसमें जो डेली की जजमेंट्स होती है वो आती है। प्लस में सोशल मीडिया आजकल इतना एक्टिव हो रहा है तो वहाँ देख के, और हमारे पास बुक्स आती हैं सारी की सारी, तो उसमें सारे जो आता है लाइव की अपडेट्स आती है, लाइव अपडेट्स आती है लॉ की, केस लॉ जो भी होता है, तो उससे हम लोग अपडेट लेते हैं। हायरार्की क्या होती है, मतलब किसी को अगर लॉ बिल्कुल स्टार्ट करना है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनना है, तो कैसे कैसे हायरार्की होती है? हाउ कैन वन बिकम अ लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट? और सुप्रीम कोर्ट में अगर जाना है डायरेक्ट आपको, वहाँ तो यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, जो हमारा लॉयर है फरीदाबाद कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का किसी भी, सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉ में ट्रायल। ट्रायल पूरा यहाँ से स्टार्टिंग में आपके पास कोई केस आया, आपने वो केस किया, पूरा हैंडल किया। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ आर्ग्यूमेंट होती है, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बनना चाहते हो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, AOR का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, सो दैट आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आ रहे हो। सबसे पहले आप फाइल साइन करते हो, उसके बाद लोग आपको प्रेफर करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे पास लास्ट स्टेज होती है। तो वहां पे कोई भी अगर लॉयर ढूंढता है तो वो ऐसा ढूंढेगा कि जिसकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फेस वैल्यू ज्यादा मैटर करती है। वहां पे आपको वेट करना पड़ता है इतने इतने सालों तक, सिर्फ 5 मिनट मिलते हैं आपका आर्ग्यूमेंट करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। आप पढ़ते हो, आप वहां भी ट्राई कर सकते हो, बट वही है कि ये हमारा प्रोफेशन है, पेशेंस का है। आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। आप शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट तो कुछ ही टाइम का, कोई शॉर्टकट नहीं है। पेशेंस है तो आप एक बहुत लेवल पे जा सकते हो। फिर उसके बाद इस प्रोफेशन में पैसे की कोई कमी नहीं है, बट यू हैव टू बिकम पेशेंट। कि मैंने ना एक रील देखी थी, तो वो ना पार्क ऐसे दिखा रहे थे, कार्स दिखा रहे थे, तो वो कह रहे थे ये ना कोई लग्जरी कार का ना एक पार्किंग लग रही है, जबकि वो लग्जरी कार का उन्होंने बताया शोरूम नहीं है, ये एक सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स की की पार्किंग है। जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स होते हैं उनकी विजिटिंग चार्जेस, कंसल्टेशन चार्जेस और पर हियरिंग के चार्जेस हैं, क्योंकि उनके पास जो एक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पिटीशन जारी है, कोई भी रिट जारी है, वो बिल्कुल लास्ट स्टेज होता है। तो हर किसी को एक एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर हम यहाँ पे हारे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमारे यहाँ लोअर कोर्ट है, लोअर के बाद सेशन कोर्ट है, देयर आर रेमेडी, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ हाँ। तो इसीलिए लोग फीस भी देते हैं वहां पे। अब ट्रायल कोर्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर और वहां का फीस स्ट्रक्चर बहुत हजारों गुना फर्क है। कितना कमा लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स? इट डिपेंड्स पर डे के हिसाब से, 15 लाख 20 लाख पर डे। वाओ। तो यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम कुछ ऐसे फिक्स नहीं है, कोई सैलरी है नहीं यहाँ पे। अब जो लोअर कोर्ट के लॉयर हैं, लेट्स सपोज अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते तो वहां पे हमारी अर्निंग अलग होती है, यहाँ पे अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से है, केसेस के हिसाब से है। वहां तो सिर्फ सिर्फ 5 मिनट और फेस वैल्यू है आप। अच्छा, एथिक्स कितने मैटर करते हैं? क्योंकि आप लॉयर है, राइट? आपके पास जो क्लाइंट आया है, आपको उसको बचाना है, बिकॉज वो आपका क्लाइंट है। अब आपको पता है कि वो क्लाइंट गलत है, तो एथिक्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? जब उसने हमें हायर किया, एक्चुअली हमारे लॉ में ये है कि आपके झूठ बोलने से अगर किसी की जान बचती है, ये हमारे कृष्ण जी ने भी कहा है कि अगर आपका एक झूठ किसी की जान बचाता है तो झूठ बोलना कुछ गलत नहीं। तो प्रोफेशनल लाइफ में किसी को बचाने के लिए हमें झूठ बोलना भी पड़ता है, और झूठ बोल के उसको बचाना भी पड़ता है, क्योंकि ये हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है। हमें सही भी देना है, गलत भी देना है। बहुत बार ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि मुझे पता है कि मैं गलत के साथ हूँ, बाद में भी पता चला कई केसेस में, वहां मुझे गिल्ट भी फील होता है मन ही मन में, लेकिन वो मैं सामने नहीं आने दे सकती हूँ, क्योंकि वो सामने वाला सोचेगा कि यार तो उसको सपोर्ट करे। और मेरे साथ हुआ भी, अगर मैंने सच बोला, किसी को सही बात बोली, तो वो मेरे से खफा हो गए कि यार आप तो उसकी बात कर रहे हो। अभी मेरे पास एक केस था, उसकी मदर मेरे पास आई लड़के की कि आप देख लो, बात करा दो इनकी जो भी है। मैंने पहले उसको बहुत बुरी तरह से धमकाया कि तुम्हारे लड़के ने गलत किया, 2 बच्चे हैं और बच्ची के साथ ऐसी हरकत की है। देन शी सेज नहीं ऐसा है पैसों के लिए। मैंने कहा पैसों का तो कोई सीन ही नहीं था, उसका तो कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं करवाना था। मुकदमा तो मैंने दर्ज करवाया कि उसके साथ गलत हुआ, मुझे लगा गलत हुआ है तो इसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में लोगों के पास मैसेज जाए। तो मेरे को तो पैसों का कोई लालच नहीं था, और उस बच्ची को तो कुछ पता ही नहीं था। बिल्कुल। अपने बेटे को समझाओ ना तुम ये बात, उसने गलती की है, तुम उसकी गलती नहीं मान रही हो। और सेम एक केस ऐसा था, मैं लड़के की तरफ से थी, हालांकि मैं उसको डिफेंड कर रही थी। तो लड़के की दादी को मैंने बोला, मैंने कहा ताई तुम्हारे बच्चे ने गलती करी है। तो उसने मुझे बोला कि तुम लड़की वालों की बात बोल रहे हो। मैंने कहा मैं एक समाज में बैठी हूँ, एक सामाजिक बात बोल रही हूँ, एक जैनवान बात बोल रही हूँ कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं सही बोल रही हूँ, तुम सही को एक्सेप्ट करना सीखो।
तो सही बोलना भी यहाँ पे हमको भारी पड़ जाता है। अगर आप सही बोल रहे हो ना तो भी दिक्कत है। और कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है इस प्रोफेशन में, लाइक इंग्लिश? अगर हम इसमें ना कम्युनिकेशन फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हो, आपको केस की नॉलेज नहीं है, तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। मैटर ये करता है आपको कॉन्फिडेंस प्लस में आपको नॉलेज। आप केस लेके गए हो, आपको पता ही नहीं आपको बोलना क्या, आप इंग्लिश बोल के 4 लाइन में आप यहाँ से रिलीफ ही ले सकते हैं। आप हिंदी बोलो, जरूरी नहीं है कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं, यहाँ पे हिंदी बोलो, रिलीफ लो, बट आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। हमारे प्रोफेशन में नॉलेज ही मैटर करती है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के लिए इंग्लिश मैटर है, और वहां भी ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कहीं भी कि आपको इंग्लिश ही बोलनी है। कहीं ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं, आप हिंदी में आर्ग्यूमेंट करो। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो चलती है हिंदी है मोस्टली, हाँ, हिंदी चलती क्योंकि है। बट जैसे आपको आपने, बहुत सारे आते हैं लॉयर से इंग्लिश में बोलते हैं, बट ये है कि उनको नॉलेज नहीं है या उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो इंग्लिश मैटर नहीं करती। आप नोट्स बना के लो, इंग्लिश में देख देख के बोल रहे हो, तो फायदा नहीं है उस चीज का, नॉलेज। अच्छा ये जैसे दिखाते हैं टीवी में, वो दो विटनेस बॉक्स है, एक इधर खड़ा है एक इधर खड़ा है, गीता पे कसम खा के और आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या वैसे ही आर्ग्यूमेंट्स होते हैं? वो तो जो दिखाते हैं दोनों ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं है। यहाँ की कोर्ट्स, मुझे मौका मिला तो मैं आपको दिखा के लाऊंगी अभी। बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पे सीधा हम फाइनल डिसीजन पे पहुंच जाते हैं। सीधा आपने देखोगे आर्ग्यूमेंट ही दिखाते हैं, क्रॉस, उसको हमारी डेफिनेशन में बोलते हैं चीफ इन एग्जामिनेशन। अगर आप जो एविडेंस दे रहे हो, मैं आपसे सवाल करती हूँ, उसको बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। तो जो हम टीवी में दिखाए सीधा क्रॉस क्वेश्चनिंग दिखाते हैं, तो दैट इज क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन दिन सीधा फाइनल, बट नहीं। अगर लेट्स सपोज हम चोरी के केस से स्टार्ट करते हैं, छोटे से, सबसे पहले चोरी हुई, एफआईआर हुई, देन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्जशीट कंप्लीट हुई, यहाँ पे जितने विटनेसेस है सारे एग्जामिनेशन हुए, सारे एग्जामिन हुए, उसके बाद ऐसा है। और यहाँ पे गीता पे हाथ रख के कसम नहीं खिलाई जाती, ऑन ओथ बताते हैं कि कसम तो खिलाते हैं, बट गीता का यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है, वो टीवी में दिखाते हैं। अच्छा, वो वहीं मैंने तक। तो आज तक नहीं देखी यहाँ पे। ऑन ओथ खिलवाते हैं कि धर्म से कसम खाते हैं हम लोग, सच बोलेंगे। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि झूठ बोलते हैं लोग, सच मतलब कसम खाने के बाद भी। विटनेस बॉक्स दो ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रॉस एग्जामिनेशन वहां पे हो रहा है। हाँ, जिसने गलत किया है, चोरी करी है, उसके लिए क्या कसम। कोई कसम नहीं है। तो आजकल डिवोर्सेस के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, रीजन क्या है? मतलब डिवोर्स इतने ज्यादा सडन डिवोर्सेस आ गए हैं हाँ, मैंने भी ऑब्जर्व किया कि 2021 के बाद ये ज्यादा आए, आफ्टर कोरोना। आफ्टर कोरोना। इसमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर रीजन नहीं, कई बार लड़के की गलती होती है, कई बार लड़की की होती है। जो सबसे ज्यादा घर खराब हो रहा है, ईगो की प्रॉब्लम, मतलब एडजस्ट नहीं करना, थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम। और इसका ईगो तो है ही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जो रोल निभा रहा है अपना, एक्स्ट्रा मैरिटल ही है सबसे इंपॉर्टेंट। हर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में है, कहीं ना कहीं बात पर चलती है। और इसका एक रीजन ये भी है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप लिव इन में रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या होता था, अगर आपकी अडल्ट्री प्रूव होती थी या सामने भी आती थी, एफआईआर होती थी आपके खिलाफ, तो जो दूसरा पार्टनर था वो बड़े सोच समझ के करता था कि नहीं मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा अगर मैं किसी और के साथ पकड़ा गया या इसको पता चल गया। आजकल ओपन है, लोग ये भी पैंतरे अपना रहे हैं कि लेट्स आपको डिवोर्स लेना है और आपके हस्बैंड डिवोर्स नहीं दे रहे, आपने किसी के साथ अफेयर किया, उसने डिवोर्स की पिटीशन फाइल की, लो भैया ग्राउंड मिल गया डिवोर्स का, इजीली डिवोर्स हो रहा है। एडल्ट्री हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया, ईगो प्रॉब्लम हो गया, ये रीजन है डिवोर्स के। मैं अभी ना, मेरे थोड़ी देर पहले एक मेरे हस्बैंड ही मुझे दिखा रहे थे एक पिक्चर, तो उसमें था कि रियल जुदाई। तो हस्बैंड का जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, अब वाइफ डील कर रही थी, फाइनली वो परेशान हो गई, उसमें उसने को 1.5 करोड़ में अपने पति को उसी की लवर को बेच दिया। और कोई ऑप्शन ही नहीं था और उसके कोई पास, ऑप्शन क्या नहीं था करते ये हो तो। बेचारे। हाँ, बट एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत आ रहे हैं आजकल। तो इस यही सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, और सबसे ज्यादा जो कहते हैं कि डिवोर्स का रीजन यही है, एक्स्ट्रा मैरिटल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग आजकल, मतलब एनवायरमेंट ऐसा मिल गया कह लो, पुराने जो लोग हमारी चीजें कहते थे करते थे वो बहुत हद तक ठीक थी। अब ज्यादा फ्रीडम कह लो मिल गई है, या लॉ ज्यादा वो हो गया है, कुछ भी कह सकते हैं। हमको तो केस टू केस डिपेंड करता है ये डिवोर्स भी। मेल्स के ही एक्स्ट्रा मैरिटल होते हैं या फीमेल्स के भी होते हैं? अभी मैं सच बताऊं तो दोनों के होते हैं, दोनों के होते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी ना, मैं झूठ बोलती हूँ पर्सनल में, बट ये दोनों का ही होता है। ऐसा नहीं है कि मेल कोई हर जगह ब्लेम नहीं कर सकते कि मेल ही गलत है हर जगह पे, कहीं पे फीमेल भी गलत है। बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसा है जहाँ पे फीमेल आदमी को इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि क्या ही करें। लेकिन ये है कि वो डर जाता है जब तक उनको नॉलेज नहीं होती, जब नॉलेज होती है फिर लड़ाई चालू हो जाती है। क्योंकि न्यूज में तो आजकल वही आ रहा है कि वो ड्रम में भी फीमेल का ही अफेयर निकल रहा है। फीमेल का ही और है। उसके बाद एक और भी था जो किसी गड्ढे में जो डाल दिया था हनीमून पे, वहां पे भी फीमेल का ही मोस्टली है, निकल रहा फीमेल था। का ही ज्यादा हो रहा है आजकल। अच्छा, फीमेल का ज्यादा हो रहा है रेशियो? मेरे पास जो मैं प्रैक्टिकल देख रही हूँ, मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं वो यही आ रहा है, ज्यादातर भी फीमेल का ज्यादा है। और वैसे भी अगर आप किसी और के साथ हो तो आप एक के साथ नहीं रह सकते, तो फिर आपका कहीं ना कहीं मन हट जाता है और ऑटोमेटिकली डिवोर्स होना ही होना है। और ये ग्रे डिवोर्स का भी बहुत कॉन्सेप्ट आ रखा है। तो
ग्रे डिवोर्स हो गया कि आपने बच्चों के लिए अलग नहीं होना, डिवोर्स नहीं लेना, बट जुडिशियल सेपरेशन भी हाँ, कह सकते हो उसको आप ना। ओके, यू लिव योर ओन लाइफ एंड वाइफ लिव्स हर ओन लाइफ। इससे भी तो फिर इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब फैमिली होती है। लाइफ तो डिस्टर्ब होती है, इस सबसे ज्यादा इफेक्ट ना बच्चों पे पड़ता है। बिल्कुल। आप कहीं भी देख लो, बच्चों पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप अपनी लाइफ जी रहे हो, आप कमा रहे हो, आपके हस्बैंड अपनी लाइफ जी रहे हैं, वो कमा रहे हैं, किसी को मतलब नहीं, उन्होंने अफेयर कर लिया, उन्होंने हरास बच्चे होते हैं, माहौल बिगड़ जाता है घर का, बच्चे स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनका करियर खराब होता है, उनका फ्यूचर खराब होता है। एंड देन पीपल ब्लेम किड्स फॉर दिस जेन जी लेजीनेस और ये सब कुछ। वो भी अपना फोकस कहाँ करेंगे, ये रील्स में करेंगे, इंस्टाग्राम पे करेंगे। मेरे हिसाब से तो बच्चों को इंस्टाग्राम से थोड़ा दूर रखना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम के रील मोस्टली झूठ भी होती हैं। तो सिर्फ कुछ बार ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा कि व्यूज लेने के लिए भी ऐसे ऐसे फैक्ट्स दिखाए जाते हैं जो होता ही नहीं है। हम्म, कई लोग ऐसी बात बताते हैं व्यूज के लिए कि वो है ही नहीं, हम भी हैरान होते हैं, ऐसा भी है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी झूठ भी दिखाई जाती हैं। तो थोड़ा सा ना पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को मोबाइल ना दें, और थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रखें बच्चों को, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। और ये भी हमारा माइंड सेट है, अगर उसको हम पॉजिटिव में देखें तो बहुत चीजें देख सकते हैं। क्योंकि हमारी फीड भी वही आती है जो हम देखते हैं। हाँ, वो तो इतना ज्यादा सब कुछ एआई इतना स्ट्रांग है कि वो अब आप एक ऐप में सर्च कर रहे हो और 10 ऐप को पता लग जाता है कि आप क्या क्या कर रहे हो। सर्च कर रहे चलो, ये शादी का तो, डिवोर्स का तो आ गया। हमने ये भी सीखा था कि शिव शक्ति का ना बैलेंस होना बहुत जरूरी हो? है। एग्जैक्टली। ठीक है। सो जहाँ पे जो विमेन है उनको ज्यादा ओवर पावर कर रही हैं, तो मेन कहीं ना कहीं उस चीज को स्ट्रगल भी कर रहे हैं, स्ट्रगल क्योंकि कर, यूनिवर्स बैलेंस है। बिल्कुल। मेरे हिसाब से अगर हम प्रैक्टिकल बात करते हैं यहाँ पे, पहले लोग बोलते थे कि आदमियों को ज्यादा पावर है, औरतें घर में रहती हैं। अब औरतें जब बाहर निकल रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो हरास हो रही हैं या जबरदस्ती एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो गलती आती है, कमी आती है। पहले भी तो उनमें अफेयर, मतलब जो उनका लव था या लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज, बढ़िया चल रही थी, सिस्टमैटिक चल रही थी, तो मेरे हिसाब से दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। मैं ही हूँ, मैं सारी चीजें किसी से उम्मीद नहीं कर सकती, आई एम नॉट परफेक्ट। जब मैं परफेक्ट नहीं तो मैं सामने वाले को कैसे परफेक्ट मानूं कि वो परफेक्ट ही है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा, ऐसे हो तो ऐसे आ जाओ, ऐसे हो तो ऐसे आ जाओ, तभी चीजें सेटल होंगी, वरना तो फैमिली कोर्ट हमारी कभी होती नहीं थी। एक हुई मेरे सामने एक फैमिली कोर्ट थी, आज 3 फैमिली कोर्ट है, और तीनों फैमिली कोर्ट में कम से कम 50-50, 60-60 मैटर लगे होते हैं। ये तो सिर्फ फैमिली मैटर्स है, उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस अलग चल रहे हैं, 498 है जो डॉरी से रिलेटेड हरासमेंट के केसेस है वो अलग चल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो अलग कोर्ट चल रही हैं, बच्चों की अलग कोर्ट चल रही है, तो बहुत सारी कोर्ट्स बन गई है, इसलिए तो क्राइम बहुत बढ़ रहा है, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जुडिशरी कम पड़ रही है हमारी। कितने केस पेंडिंग है कि डेट्स हमें 6-6 महीने की, 8-8 महीने की मिलती है, इसलिए तो कहते हैं कि न्याय लेट मिलता है, ये रीजन है। रीजन यही है, वो टाइम पे मिल रहा है, वो केसेस इतने ज्यादा है कि वो डेट से नहीं मिल रहे नहीं हो हैं। पाते। एक जैसे डिवोर्स होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है और कितना टाइम लग जाता है? डिवोर्स दो तरह से होता है, एक तो होता है कंटेस्टेड, एक होता है म्यूचुअल। म्यूचुअल में अगर दोनों पार्टी एग्री हैं, देन विद इन 6 मंथ, 6 मंथ का टाइम होता है, कूलिंग पीरियड बोलते हैं, कि आपको एक मौका दिया जा रहा है कि 6 महीने में शायद आपकी बात बन जाए। तो उसको हम वेव ऑफ भी करा सकते हैं 1 महीने में। अगर आप 18 महीने से ज्यादा अलग रह रहे हो तो उसको वेव ऑफ करा के 1 महीने में हो जाएगा। और अगर आप कंटेस्टेड कर रहे हो उसमें तो फिर आपके 3-4 साल कहीं नहीं गए, क्योंकि आप अपनी एविडेंस लाओगे, दूसरी पार्टी अपनी एविडेंस लाएगा, तो वो लंबा प्रोसीजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम केस फाइल करते हैं, देन उसका दूसरी पार्टी को नोटिस देते हैं, वो अपना रिप्लाई देगा, रिप्लाई के मौके फिर एक एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन, विटनेस। लेट्स सपोज मुझे 6 विटनेस कराने, तो 6 विटनेस के अलग अलग डेट्स, तो 2-3 साल तो लग ही जाते हैं बहुत इजिली, 2-3 साल कम से कम। तो एक तो रीजन हो गया ईगो, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल आपने एक्स्ट्रा बताया। मैरिटल है। सो अब यूजुअली जो फैमिलीज है वो न्यूक्लियर हो गई हैं। सो कहीं ना कहीं है ये वाला इम्पैक्ट भी, जैसे पहले होता था कि इन लॉज का इंटरफेरेंस ज्यादा हो जाता था, आज की डेट में भी वो एग्जिस्ट करता है? अगर फैमिली साथ में है, इन लॉज का इंटरफेयर आजकल, इन लॉज ने इंटरफेयर करना बहुत कम कर रखा है, क्योंकि केसेस इतने बड़ा, हर कोई चाहता है कि भैया मेरे बेटे का घर इजिली चले, बहुत अच्छे से चले, बहुत स्मूथ चले। लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियां फिर ये चीज भी सोचती हैं कि नहीं भाई मैं क्यों, फिर वो कहीं ना कहीं फॉल्स केसेस भी आ रहे हैं। अगर हम ये बात करें कि नहीं सारे ही सच्चे केसेस हैं, सारे सच्चे केसेस भी नहीं है। और सच्चाई है कि बहुत सारे सच्चे केसेस घर पे ही रह जाते हैं, डर के मारे आगे नहीं आते। नहीं यार। ऐसा भी होता है कि फॉल्स केसेस आ रहे हैं, सच्चे नहीं आ रहे हैं। तो फैमिली के इंटरफेरेंस, अगर लेट्स सपोज आपके इन लॉज ने कुछ कह भी दिया आपको, तो कहीं ना कहीं आप हैंडल करोगे। मैं हूं, मेरी मम्मी ने मुझे 4 बातें सुनाई, मैंने सुन ली। अगर मेरी सास ने सुनाई 4 बातें तो मैं 2 भी क्यों नहीं सुन पाई, दैट मीन्स मैंने उसको अपनी माँ माना ही नहीं। जब मैंने उसको अपनी माँ नहीं माना तो वो मुझे अपनी बेटी क्यों मानेगी। तो अगर मैं घर से भी 4 बातें सुन के आई हूँ तो 2 बातें तो मैं यहाँ पे सुनूंगी, क्या फर्क पड़ गया भाई, माँ ये बोल गया बोल गए। अगर ये चीज सोचने लग जाए फिर तो कलेश ही खत्म है, बोल गया बोल गया। वही सोचने में और प्रैक्टिकल होने में
फर्क है, बहुत फर्क फर्क है। है। बट हाँ, ये वाला मुझे भी लगता है कि आजकल इन लॉज एडजस्ट करने के लिए वो रेडी है। पहले होता था ना, बहुएं डरती थी कि सास ससुर कैसे मिलेंगे, आजकल शायद सास ससुर डरते हैं कहते कि हैं बहू बहुएं कैसे कैसे मिलेंगी, मिलेंगी। सच है, लड़का डरता है अब तो। हाँ। पहले कहते थे कि भैया अब जाएगी घर में कैसे, जैसे कि अब जिस हिसाब से केसेस चल रहे हैं, लड़कों को मार दिया जा रहा है, केसेस मतलब बन रहे हैं उनके खिलाफ, जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, तो वो डरते हैं कैसे होगी। इसीलिए लोग आजकल लव मैरिज करके बहुत खुश हैं। आजकल लव मैरिजेस बहुत ज्यादा हो रही हैं, अरेंज का वो चक्कर ही नहीं वो डाल शायद रहे हैं। ठीक भी है, हम्म। काफी हद तक ठीक क्योंकि है कि कहीं आप ना कहीं हम लोग एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छे जानते से। हैं। अब लव मैरिजेस बहुत ज्यादा हो रही हैं। अब लोगों की ना सोच बदल रही है। हम बेशक आगे आ रहे हैं, मॉडर्न बन रहे हैं, तो सोच का हमें फायदा भी आ रहा है। कास्ट से हट के ऊपर सोच रहे हैं। पहले होता था ना, कास्ट क्या है, कास्ट मैटर करती है। अब कास्ट से हट के एज मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारे कुछ सेलिब्रिटीज, एक्चुअली हमारी बातें तो कोई सुनता ही नहीं है, पर जो सेलिब्रिटीज करते हैं वो कहीं ना कहीं आगे आती हैं। मैटर होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स है, प्रियंका चोपड़ा हो गई, नेहा कक्कड़ हो गई हैं, भारती जी देख लो। तो वो कहीं ना कहीं आपका रंग रूप एज कास्ट हटके किया ना, तो वो एग्जाम्पल बने हैं और सोसाइटी ने उनको एक्सेप्ट भी करा है। तो सेलिब्रिटीज को कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहिए, क्योंकि लोग उनको ज्यादा फॉलो करते हैं। सो ये चलो हम सेलिब्रिटीज की बात करें, बहुत सेलिब्रिटी लेवल पे हाई उसमें ये जेंडर, सेम जेंडर मैरिजेस ये वाली कॉमन है। क्या रियल लाइफ में भी ये अभी एग्जिस्ट करती हैं? करती हैं, करती हैं और है भी। आज से कई साल पहले मैंने ही एक प्रोटेक्शन करवाई थी, सेम दोनों लड़कियां थी। इवन उसके लड़की के फादर जो लॉयर थे दिल्ली कोर्ट में, तो अब भी कर रही हैं हमारे उसमें भी। बट ये कि वही चीज है कि डर के मारे कोई अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाता, या डर के मारे कुछ आ नहीं पाता। बट जिस हिसाब से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो वो अगर किसी ने किया, उसने अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, लोग उसको डिमोरलाइज भी करते हैं और कोई अप्रिशिएट भी करते हैं। तो उससे लोगों को मैसेज जा रहा है, लोग कर रहे हैं इन चीजों को। बट ये कि जो था वो चीजें चेंज हो रही हैं, प्रकृति से हटके, ऐसा कभी था नहीं हमारे उसमें, चीजें चेंज हो रही हैं। और ये भी आजकल थोड़ा सा ट्रेंड में हो गया है कि दो बीवियां रख ली हैं या लीगल तो ये अलाउड ही नहीं है, हाँ। लीगली आप नहीं रख सकते। लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह इतना ओपनली आते हैं, तो उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? एक्शन कौन ले? लेने के लिए भी कोई ना कोई तो आगे आना चाहिए ना। आप फाइल करो, कंप्लेंट फाइल करो, रेड फाइल करो। लेकिन वो रह रहे हैं। एक मुस्लिम है, वो रह सकता है अपनी शरीयत के हिसाब से, वो 7 मैरिज कर सकता है, और हमारे लॉ के हिसाब से वो 4 मैरिज कर सकता है। इंडियन लॉ के हिसाब से वो 4 मैरिज कर सकते हैं, जो मुस्लिम लॉ में क्लियर है। बट हिंदू नहीं कर सकता, विदाउट डाइवोर्स वो सेकंड मैरिज नहीं कर सकता। उसकी जो सेकंड वाइफ है वो इलीगल है, उसका कोई राइट नहीं रहेगा किसी भी चीज में। चाहे आप इनकम देख लो, चाहे आप मेंटेनेंस देख लो, चाहे आप उसकी प्रॉपर्टी देख लो, कहीं राइट नहीं रहेगा। पहले उसको फर्स्ट वाइफ से डिवोर्स लेना पड़ेगा, जब भी वो सेकंड वाइफ रखेगा। हाँ, लिव इन में रह सकता है। और लेकिन अगर वो लिव इन में रह रहा है, तो जो लिव इन में उसकी पार्टनर रह रही है, उसका पूरा राइट है। अगर वो अलग हो जाती है, तो वो उससे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ओह, इसलिए तो लोग लिव इन की तरफ भी जा रहे हैं आजकल। मतलब बीवी नहीं कर सकती है लेकिन बीवी लिव इन सेकंड पार्टनर वाइफ कर नहीं कर सकती है। सकती है। सेकंड वाइफ तो लीगल ही नहीं है, उसको तो पता है कि मैं लीगल ही नहीं ओके हूँ। ओके, नाउ आई गेट इट। मतलब लिव इन में मेरे को लग रहा था कि हस्बैंड वाइफ है, लेकिन उसके बाद भी वो लिव इन में किसी और लड़की के साथ रह रहा है। रह सकता है, रह सकता रह है। सकता है। एफआईआर नहीं होगी, रह सकता है। डिवोर्स ये ले सकती है उसकी फर्स्ट वाइफ। अगर वो डिवोर्स नहीं भी ले रही, तो कोई एफआईआर नहीं, कुछ भी नहीं है। इसी ये जो लिव इन का आया है ट्रेंड, और लिव इन का जो हमारा बहुत क्लियर कट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि ठीक भी है, बट ये इसी रीजन से बहुत सारे डिवोर्स भी हो रहे हैं। अगर फर्स्ट वाइफ को ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा, तो रहे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसको भी पूरा रखो। वो सिर्फ डिवोर्स ले सकती है। पहले एफआईआर हो जाती थी इन चीजों पे। अडल्ट्री का हमारा एक सेक्शन होता था इंडियन पेनल कोड में, अब वो हमारा सेक्शन ही चेंज हो गया, आईपीसी पूरा लॉ ही चेंज हो गया, भारतीय न्याय संहिता हो गया, उसमें इसका ऐसा कोई रूल ही नहीं है, अडल्ट्री का कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, बट वो सेकंड मतलब सेकंड वाइफ नहीं रख सकता, मैरिज नहीं कर सकता सेकंड, वो बिना डिवोर्स लिए। और ये मैरिटल रेप वगैरह? मैरिटल रेप तो देखो हर किसी के साथ डेली होता है, बट ये कि मैरिटल रेप की एफआईआर बहुत मुश्किल से होती है। क्योंकि अगर कोई लेडी जाके पुलिस में ही बताती होगा, अरे तुम्हारा पति है, जो उनकी लैंग्वेज होती है, अरे पति है, कर लिया, उसका तो हक है। तो इसलिए मैरिटल रेप की एफआईआर बहुत कम कम करते हैं, होती है, बहुत कम करते ही नहीं है। लेकिन इलीगल है। इलीगल है, आप नहीं कर सकते किसी, चाहे आपकी वाइफ भी है, आप उसकी कंसेंट के बिना आप उसके साथ फिजिकल इंटीमेट नहीं हो सकते, आप रिलेशन नहीं बना सकते। ये फोर्स नहीं है कि भैया हस्बैंड है, हक है तो कर ले। तो ऐसे तो औरत के भी बहुत हक है, बट वो नहीं करती ना ऐसा कुछ। तो जो हमारी समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, वो ये चीजें कहीं ना कहीं अभी सोच बदल रही है, बट पूरी तरह से नहीं बदली। वो यही बात बोल के, पुलिस भी यही बात बोल के चुप करा देती है बहुत इजीली। अरे तेरा पति कर लिया तो क्या हो गया, कौन सा कोई आफत आ गई, लड़की चुप होकर घर आ जाती है, क्या करे बेचारी। ये चीजें कर नहीं सकते हमारे डर में। अ, एक फीमेल है, मतलब उनको हमने इतना ज्यादा एम्पावर कर दिया है, राइट? तो उनके जो राइट्स हैं, जो उनको पहले प्रोवाइड किए गए थे ताकि वो एक तरह से उनकी सिक्योरिटी हो,
उनके साथ शादी के बाद कुछ गलत ना हो, एलिमनी का ले लो, किसी भी चीज का ले लो, क्या वो मिसयूज कर रही हैं? बिल्कुल। प्रैक्टिकल बात करें तो बहुत केसेस में मिसयूज भी हो रहा है। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया कि अगर एक पढ़ी लिखी लड़की है, उसको ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। 6 महीने या साल आप जॉब ढूंढो, आप कर सकते हो। ये नहीं कि एक पढ़ी लिखी है और वो भी एलिमनी पे डिपेंड हो जाएगी या मेंटेनेंस पे डिपेंड करेगी। तो इस वजह से ये केसेस भी कम होने लगे थोड़े से। मेंटेनेंस जो क्लेम कर लेती थी, भाई मुझे एलिमनी दो, या मुझे, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं। कई केसेस ऐसे भी आए हमारे सामने कि जहाँ पे डेली बेसिस पे, मतलब लेट्स सपोज उन्होंने मैरिज करी है और एलिमनी के चक्कर में करी है। बहुत सारे केसेस ऐसे ही हैं, फॉल्स भी हैं। और लेकिन जो जेन्युइन है, वहां पे लड़की को पता नहीं, नॉलेज नहीं है, तो उस वजह से उसको एलिमनी क्लेम नहीं कर पाती है, मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर पाती। तो इसके लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए, सो दैट यू कैन क्लेम योर राइट, कि आपको क्या सरकार ने दिया है, आपके संविधान में क्या है। मैं तो यही कहती हूँ सबसे कि आपके घर में कोई और किताब हो ना हो, गीता हो ना हो, गुरु ग्रंथ साहब जी हो ना हो, बट संविधान जरूर होना चाहिए, क्योंकि संविधान आपको आपके राइट्स बताता है। चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, आपके राइट्स हैं, आपकी ड्यूटीज हैं। तो हर किसी के घर में संविधान जरूर होना चाहिए। बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपकी बहुत हेल्प करता है। कुछ मेन पॉइंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के, लेट्स सेग्रीगेट बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है? कुछ पॉइंट्स जो राइट्स है हाईलाइट करके, जो कि गर्ल्स को पता होने चाहिए कि उनके हैं। जैसे मैटरनिटी लीव है, जब 6 महीने का आपकी मैटरनिटी लीव है, और उसके बाद आपको जो है, आप अगर मैटरनिटी लीव पे हो तो आपको सैलरी मिलेगी उस ओके। टाइम की। प्लस में पहले क्या होता था, वुमेन को कम सैलरी दी जाती थी, अब क्या है, बिल्कुल इक्वल आ गए हैं। राइट टू इक्वालिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है वुमेन के लिए, कि हर चीज जो है आपको राइट दिया गया इक्वालिटी का। और ये मैटरनिटी लीव का, ये हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं। आपको आपके तरीके से रहने का अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, आप अपनी स्पीच दो, आपको अधिकार है बोलने का। कुछ भी बोलो। 14 साल से नीचे के बच्चे को, 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन है। ये नहीं कि गवर्नमेंट में, प्राइवेट में भी है, बट ये कि आपको पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप कि क्या करना है, कैसे ओके, करना है। प्राइवेट में सबके लिए फ्री एजुकेशन है या उनके लिए अलग कुछ अलग सेशन चलता है, वो इसीलिए चलता है। जैसे लेट्स सपोज हम डीपीएस की बात करते हैं, तो डीपीएस में क्या है, फी बहुत बहुत हाई है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो शाम के लिए जो थोड़े से लो उसके बच्चे होते हैं, बिलो ईडब्ल्यूएस? हाँ ईडब्ल्यूएस हाँ। मान लो आप, उनके लिए शाम को अलग सेशन चलता है। वो ओके, इसलिए चलता है कि दोनों में वो ना है कि इनके पास तो ये, हमारे पास ये चीजें नहीं है, तो अलग सेशन उनका चलता है। अच्छी चीज है वैसे ये, ये हमारे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। चाहे गवर्नमेंट बैलेंस कर दे, वो भी बच्चे हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं बार आ जाता है। इसीलिए बैलेंस करके चलते नहीं, हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। इसीलिए बैलेंस होती है चीजें। और मान लो ये लगता है कि प्राइवेट में नहीं जाना, ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में भी एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन तो वहां भी है। मैं तो ये बोलती हूँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप कुछ तो लो, कुछ तो गेन करोगे, घर पे तो बैठ के आप क्या ही करोगे। तो ये तो कम मस्ट है। हम चाहे तो हम भी भेज सकते हैं स्कूल। इतनी एनजीओ हैं कि भैया ये तो इनका राइट है। हाँ हाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए सबको। बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और मेल्स के कुछ राइट्स हैं? लाइक, मतलब किस चीज में राइट? मतलब यही जो आजकल कहीं ना कहीं एलिमनी को लेकर, एलिमनी का तो क्या रूल चेंज हो गया है, उसी चीजों को लेके कुछ राइट, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस भी हो गया, ठीक है? एक फीमेल अगर कंप्लेन करती है कि मेरे अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, चाहे आप कितना भी प्रूव करो, विमेन ने बोल दिया तो कहीं ना कहीं सुना जाएगा। तो उसमें उनके कुछ राइट है कि वो भी अपना पॉइंट ठीक रख सकते हाँ, हैं। वो जब मान लो किसी ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया, उसने बताया ऐसा ऐसा हुआ, लास्ट में जब हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं अभी, तो लास्ट में जब आपको केस चलता है, आपको एविडेंस देनी पड़ती है। जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो कॉन्ट्राडिक्शन इतनी आती है, उसका केस ऑटोमेटिकली उड़ जाता है। वो अपनी डिफेंस देगा, पूरी डिफेंस देगा, उसे पूरा मौका दिया जाता है कि इसने आपके खिलाफ ये एलिगेशंस लगाए हैं, तो वो क्या करेगा, रिप्लाई फाइल करेगा। दोनों पार्टीज की एविडेंस होती है, और उसके बाद ही कोर्ट डिसीजन लेता है। ये नहीं कि वुमन ने बोल दिया तो ठीक है भाई। प्रॉपर तरीके से चलता है, इसीलिए टाइम लगता है हर चीज को कवर अप करने में। अच्छा, मैं ना आपको एक केस बताती हूँ, ठीक है? एक डिवोर्स हुआ, ठीक है? जो फीमेल थी वो नॉर्मल फैमिली से थी, बट जो लड़का था वो थोड़ा रिच फैमिली से था। अब वो डेट मिलती थी, वो जाती थी, लेकिन लड़का नहीं आता था। वो कहीं ना कहीं केस को टालता जा रहा था, या उसको आना नहीं था। कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं ऐसे जहाँ केसेस में इंटेंशनली डिले किया जाए। लेकिन एक लिमिट होती है डिले की भी। इसमें भी तो लॉयर, आपके लॉयर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। लेट्स सपोज मैं हूँ, मेरे सामने वाली पार्टी नहीं आ रही, तो मैं जज साहब से रिक्वेस्ट करूंगी या अपने फैक्ट्स रखूंगी क्यों नहीं आ रहे, तो कुछ ना कुछ एडवर्स ऑर्डर होता है उनके खिलाफ। कहीं ना कहीं तो कमी है कि वो नहीं आ रहा और उसको नहीं बुलाया जा रहा, तो कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट भी मैटर करते हैं। एक नॉर्मल कोई कोर्ट में आया है, वो एक एक्सपेक्टेशन से आता है कि मुझे न्याय मिले, उसकी चीजें सुनी जाए, तो उसको बोलने नहीं दिया जाता।
लेकिन अभी हमारी फैमिली कोर्ट में सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया, यहाँ पे दोनों पार्टीज को बहुत ध्यान से सुना जाता है। हालांकि हमारे जो जजेस हैं वो एक एक केस पे एक एक घंटा भी लगाते हैं, दोनों को बहुत ध्यान से सुनते हैं कि मैटर सॉर्ट आउट हो जाए। यहीं पे कोशिश वो यही करते हैं कि टाइम वेस्ट ना हो। तो हर चीज की एक लिमिट है। अगर आपको आज यहाँ लेट्स सपोज केस किस स्टेज पे है, वो स्टेज पे डिपेंड करता है। वो रिप्लाई के 3 मौके मिलते हैं, उसके बाद कॉस्ट लगती है। अगर आप नहीं देते आपकी डिफेंस टक ऑफ होती है, आपको फिर बोलने का आप अपनी डिफेंस नहीं दे सकते हो कुछ भी। तो हर चीज की लिमिट होती है। तो लॉयर जो है वो उनको बुला सकता है कि क्यों नहीं आ रहे डिले। अगर वो मतलब इंटेंशनली पेश नहीं हो रहा तो वो सम्मन कैसे करवाएं? आपने नॉर्मल कराया, दस्ती की भी हमारे यहाँ पे है कि आप डायरेक्ट जाकर उनके घर पे सर्विस करवा सकते हो, देन वो एक्स पार्टी हो जाएगा। अगर वो नहीं आ रहा तो एक तरफा केस चलता है जिसे बोलते हैं। ऐसे और इन सब में हमने पहले भी डिस्कस किया कि बच्चे कहीं ना कहीं पिसते बच्चे हैं। का तो बच्चों की कस्टडी वगैरह कैसे डिसाइड होती है? उनका वेलफेयर देखते हैं कि कहाँ वेलफेयर है। एक मदर है लेट्स सपोज, सबसे पहले तो कस्टडी में देखा जाता है कि ऑपोजिट सेक्स से थोड़ा दूर। मान लो मैं फीमेल हूँ और मेरा बेटा है और लेट्स सपोज वो 14-15 साल का है और उसके फादर की तरफ ज्यादा देखेंगे ऑपोजिट सेक्स में। सेकंड थिंग, मैं कुछ काम ही नहीं कर रही हूँ, मैं उसको पाल ही नहीं सक रही, मैं उसको पढ़ा ही नहीं सक रही, आई एम इलिटरेट, तो उसके फादर को दी जाएगी कस्टडी कि वो पढ़ा लिखा है, वो उसके लिए मेड भी कर सकता है, उसकी फैमिली में भी है। तो वो सारे के सारे केस के फैक्ट्स देखे जाते हैं, बच्चे का वेलफेयर देखा जाता है। हालांकि बच्चों से ही पूछा जाता है कि क्या है करना है आपको, वो भी डिपेंड करता है। और ये है कि बच्चों की माइनर की कस्टडी माँ के पास रहेगी या ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वेलफेयर में देखा जाता है माँ कोई काम ही नहीं कर रही, फादर अच्छा कर रहा है, उसके घर में उसकी दादी है संभाल सकते हैं। तो ये हमें फैक्ट्स बताने पड़ते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट्स का और लॉ का क्लियर होना बहुत जरूरी है चीजों में। तो वो कहते हैं ना, माँ तो चलो अपने बच्चे को संभाल लेगी, फादर ने अगर दूसरी शादी कर ली तो वो बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है, तो लेकिन ऐसा। जब तक उनका डिवोर्स नहीं हो, वो दूसरी शादी भी तो नहीं कर सकता। अच्छा। डिवोर्स नहीं हुआ तब तक तो शादी नहीं कर सकता। अगर डिवोर्स हो गया है, कई बार बहुत केसेस ऐसे होते हैं मदर कहती है मुझे नहीं चाहिए कस्टडी, आप ही ले जाओ, ऐसा भी होता है। और बहुत केसेस ऐसे भी है कि फादर दूसरी शादी नहीं करते बच्चों के वेलफेयर में बच्चों के लिए। कि नहीं मेरे बच्चे रुल जाएंगे, नहीं। तो ये जिसको भी लगाव है, चाहे वो फादर है चाहे वो मदर है, वो दूसरी शादी कभी नहीं करेगा बच्चों के लगाव में कि मेरे को मेरे बच्चों से लगाव है, मैं सेकंड मैरिज नहीं करूंगी। चलो अब एक ना इंटरेस्टिंग सी चीज पूछते हैं, ठीक है? कई बार होता है कि लॉयर्स जो होते हैं वो खुद ही केस सॉल्व करने, खुद ही इन्वेस्टिगेट करने और साइट पे जाते हैं और चेक करते हैं। क्या वो रियलिटी में भी ऐसा होता है कि एक इन्वेस्टिगेटर का काम भी आप कर रहे हो? नहीं, यहाँ सब रियलिटी में नहीं होता। लॉयर नहीं जाता। इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो पुलिस का काम है। अगर क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल में इन्वेस्टिगेशन होती है, बाकी तो फैक्ट्स पार्टीज हमें बताती है, वो पुलिस का काम है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, चार्जशीट बोलते हैं उसको, प्रॉपर तरीके से वो चार्जशीट कोर्ट में फाइल कराती है, वो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। हमारा कोई काम नहीं है, ना लॉयर जाते हैं। अच्छा, वो मतलब ऐसे टीआरपी के लिए दिखा रहे होते हैं कि लॉयर भी जा रहे हैं प्रॉपर सीआईडी बन के। नहीं नहीं, ऐसा बोलो। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे लॉयर्स की तो वैसे ही वो नहीं सुनेगी, इनमें वैसे ही 36 का आंकड़ा है, आपको पता ही है। तो इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस का है, प्रॉपर तरीके से वो करते हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। विटनेस बनाने या साइट पे जाना, वही जाते हैं साइट पे। सबसे पहले जो फर्स्ट आई होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसको हम कंप्लेंट देते हैं, सबसे पहले वही जाते हैं साइट पे, कई बार लॉयर नहीं ऐसा जाता। कीड़ा हो अंदर कि नहीं मुझे तो सच जानना ही है वो बिल्कुल। हमारी मर्जी है, बट पुलिस करती है इन्वेस्टिगेशन अपने लेवल पे। वो हमारी मर्जी है कि अगर हम जाना चाहें तो, हम बाउंड नहीं है और ऐसा कंपल्शन भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हमने जो पुलिस को बताया वो हमारी सुनेगी, ऐसा भी नहीं है। तो वो जो जैसे आपने कंप्लेंट दी पुलिस में जाकर के, आपकी कंप्लेंट लेते ही अगर एफआईआर होगी, पुलिस क्या करेगी, तुरंत आपके साथ जाएगी घटना स्थल पे, मौके पे, कहाँ पे आपके साथ क्या हुआ है। रफ साइट स्केल बोलते हैं उसको, रफ साइट प्लान। ओके। वो पुलिस तभी तैयार कर लेती है, फर्स्ट आई जो होता है। मतलब ड्यूटीज के बीच में ना प्रॉपरली सेग्रीगेशन हो रखा है कि ये आपका काम है, वो आपका काम है। अब ये टीआरपी है जो मिक्स कर देती बिल्कुल, है। हमारा काम है उस इन्वेस्टिगेशन को फ्लॉप करना कि ये गलत है। और उसी को ही करते हैं हम लोग, तभी हमारे यहाँ पे जो एक्यूज है वो एक्विटल होता है। कभी पुलिस के साथ लड़ाई होती है? बहुत बार होती है, कोर्ट रूम में होती है, अच्छा, कोर्ट रूम में ही होती है? आमने सामने ही हो जाए देखा। फिर इवन कई बार जजेस भी कहते हैं अरे बस आप चुप करो, आप चुप करो, इस तरह से। पुलिस और वकीलों की तो लड़ाई आम बात है, और मोस्टली आपने सुना ही होगा, लोग कहते हैं कि 36 का आंकड़ा पुलिस और वकीलों का। बेसिकली वो कहते हैं हम अपने आप में पूरे, क्योंकि दोनों को लॉ की नॉलेज है ना। पुलिस वहां बदला लेती है हमसे, वकील यहाँ बदला लेते हैं पुलिस से, बराबर कर लेते हैं वो अपना। लेकिन फिर दोस्ती हो जाती है या बाद में ये पर्सनल भी चलता रहता नहीं, है? पर्सनल ऐसा कुछ नहीं चलता, प्रोफेशनली थोड़ा सा होता है बस, बाकी नहीं, पर्सनल कुछ नहीं है। कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताओ कि मतलब कुछ हुआ हो या कोई केस हो जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी हो, आपके पास आया हो और जिसको सुन के मतलब आपको बहुत हंसी भी आई हो कि ऐसा भी हो रहा है। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आता रहता है। ऐसा आता है मुझे हैरानी होती है कि ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें आती है। आप मतलब मैट्रिमोनियल में अलग आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में अलग आते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं। कई बार लड़का भी, एक केस आया था, लड़का रोई जा रहा है जज के सामने
ओके। हाँ, लड़का रो रहा है कि मेरे को इसका, वो कह रही मुझे जाना ही नहीं है आपके साथ। अभी एक केस में जज साहब के सामने बोल दिया लड़के ने, मेरे को नहीं ले जाना इसको, मेरे को अंदर कर दो पर इसको नहीं ले जाऊंगा। ओह, तो आप जबरदस्ती किसी को भेज भी नहीं सकते, ऐसा भी हमारे लॉ में नहीं है कि वाइफ जबरदस्ती हस्बैंड के साथ रहेगी। कई बार ये आदमी कहता है ना मैं तो ले जाऊंगा, मैं डिवोर्स नहीं दे रहा, मत दे, मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ। कई कई केसेस के फैक्ट्स ऐसे होते हैं कि बस मुझे खुद ही हंसी आती है, मैं क्या ही बोलूं, मतलब कैसे डील करूं, क्या करूं, बट ये है कि हम हंस नहीं सकते, हो कहेंगे नहीं तो तुम हमारी मजाक बना रहे हो, ये चीजें हैं। और ये जैसे लव मैरिज की बात हुई है, ठीक है, काफी सारी लव मैरिज शादी में कन्वर्ट हो जाती है। काफी सारे अफेयर्स होते हैं जो कि काइंड ऑफ फ्लिंग होते हैं, शादी तक नहीं पहुंच पाते, धोखा दे दिया, ये सब कर दिया। तो वो केसेस कितने आते हैं? अभी इस टाइम सबसे ज्यादा वही केसेस चल रहे हैं, क्योंकि अभी बीएनएस में सेक्शन 69 आया है, उसमें बहुत क्लियर कट लिखा है अगर शादी के नाम का झांसा देके आपके साथ किसी ने रिलेशन बनाए हैं तो वो सेक्शन 69 में 10 साल तक की सजा है। और उसमें एक चीज और भी क्लियर है कि सिर्फ शादी का झांसा नहीं देके, प्रमोशन का झांसा दे करके, मतलब जिससे आपको बेनिफिट मिल रहा है वो झांसा देके अगर किसी ने आपके साथ रिलेशन बनाया है तो वो सेक्शन 69 के अंडर उसके खिलाफ एफआईआर होगी। और अभी मैं 3-4 केसेस में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, बिल्कुल लेटेस्ट है, जो भी कल परसों की बात है, लड़के क्या करते हैं, शादी का वादा किया, 3-3 4-4 साल रिलेशन में, वो अपने घर में बात नहीं कर रहे पेरेंट्स में, ओके। पेरेंट्स से बिल्कुल बात नहीं कर रहे। इवन अभी हम एक केस में गए थे, एक लड़की, तो उसने कंप्लेंट दी, उसके फादर को कॉल किया तो फादर का सीधा जवाब आया, इसने हमसे शादी की बात ही नहीं करी, हम रेडी हैं। तो दैट मीन्स लड़के नहीं इंटरेस्टेड है ना। और ऐसी ऐसी लव मैरिजेस भी हो रखी है कि जिसमें लड़के की एज इतनी कम है, लड़की ज्यादा है और सक्सेसफुल है। मैंने तो आज तक जितनी कराई, कम से कम मैं 400 का आंकड़ा पार कर चुकी हूँ। हिंदू मुस्लिम कह लो या मुस्लिम कह लो या मतलब प्रॉपर निकाह कह लो या कोर्ट मैरिज कर लो या स्पेशल मैरिज, किसी का डिवोर्स नहीं हुआ। एक आध हुआ है गलती से, वो जो पहले ही कंफर्म था कि भाई पहले ही मैंने बोल दिया था कि तुम्हारा डिवोर्स होगा, दे आर हैप्पीली मैरिड। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आजकल लव मैरिज को लोग ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। मेरे आसपास हम सब मोस्टली लव मैरिजेस चल रही हैं। तो ऐसे केसेस में जैसे अब चाहे जितना भी बोले, ये जो अफेयर वगैरह है, ये अभी भी एक टैबू सा है कि गर्ल्स अपने घर में शायद इतना कंफर्टेबल नहीं फील करती हैं बात करने में, और अभी शादी नहीं हुई है। सो क्या वो ओपनली आ जाती है इस चीज को लेकर कि हमें केस करना है इस हाँ, लड़के पर? बिल्कुल आती है। क्योंकि अगर सच में किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको है कि भैया मुझे, मेरे साथ गलत हुआ है तो मुझे न्याय चाहिए, आती है, बहुत लड़कियां ऐसी हैं। इवन इस केसेस में ऐसा नहीं है कि उसके पेरेंट्स को जबरदस्ती बुलाया जाएगा। अभी एक केस में पुलिस ने प्रेशर डाल दिया कि हम तो तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाएंगे। देन हमने लिखा, कौन सी किताब में लिखा कि इसके पेरेंट्स को बताना जरूरी है। लड़कियां बता देती है, बट कोई भी लड़की है, आप बीइंग अ गर्ल सोचो, मैं किसी के साथ इंटीमेट हो गई हूँ, मैं घर पे कैसे बताऊंगी? मैं ये हाँ, बता सकती हूँ कि इसने राइट। मुझे शादी का झांसा दिया या मेरा अफेयर है, मैं अफेयर तक बता सकती हूँ कि हाँ मैं इसको पसंद करती हूँ, बट ये बात मैं नहीं बता नहीं पाऊंगी। बता पाओगे। आधी लड़कियां इसीलिए डर जाती हैं कि कैसे बताएंगे हम घर पे। तो पुलिस कोऑपरेट भी करती है, अगर आपको नॉलेज है ना, आप पुलिस से ढंग से बात करते हो, कोऑपरेट करती हैं। तो बहुत केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे सिर्फ लड़की को विटनेस बनाया गया, उसकी मदर फादर तक बात भी नहीं गई है। बहुत केसेस ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है या क्या हो रहा है। आइडियली ये वैसे ठीक है। ठीक है ये। और कई बार जब घर में पता ही है सब कुछ, जैसे कोई लिव इन में रह रही है, उसने घर में सारी चीजें क्लियर कर रखी, फिर तो वो इन्वॉल्व होते हैं। अब माइनर में तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा उसके पेरेंट्स को, तो माइनर है घर। मेजर में ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि आपको उसकी मदर को या फादर को बुलाना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें भी क्या है, लड़की को थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा। अगर वो डर गई, एक केस में, अभी हमारे केस में उन्होंने कहा हम आपके पेरेंट्स को बुलाते हैं, वो डर गई, कह रही नहीं नहीं मेरे को नहीं करना कुछ, भाग गई वो। और कई केसों में बुला लो, पहले प्रोसीडिंग करो, ये बोलना पड़ता है, लड़कियों को खुद अपनी आवाज उठानी पड़ती है, क्योंकि हम तो साइड पे हो सकते हैं ना या पीछे हो सकते हैं, बिल्कुल। साथ फ्रंट तो उसको लीड करना हो। फ्रंट तो उसको लिख करना पड़ेगा। लड़कियों को अरेस्ट करने का भी कोई पर्टिकुलर टाइम होता है? हाँ, आफ्टर सनसेट आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और हो? एक लेडी कांस्टेबल ही उनको अरेस्ट करेगी, कोई मेल उनको नहीं अरेस्ट कर सकता, ये बहुत क्लियर कट है हमारे लॉ में। आफ्टर सनसेट वो आपके पास नहीं आएंगे, बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट, और शाम को, रात को आपने, आपको लॉकअप में भी नहीं रख सकते वो। ओके। लड़कियों को पता होनी तो चाहिए। हाउस अरेस्ट वगैरह फिर उस केस में करते हैं? कैसे मतलब? मतलब जैसे किसी लड़की ने कोई क्राइम किया है, हम्म, रात का टाइम है, तो उसको हाउस अरेस्ट करते हैं, मतलब उसको घर में बंद कर देते हैं अपने, क्योंकि लॉकअप में तो ले जा नहीं सकते हैं, लॉकअप में नहीं ले जाते, सिक्योरिटी के साथ रात हॉल को में। अरेस्ट नहीं करेंगे वो उसको। हाँ, ये कर सकते हैं कि बाहर उसका ध्यान रखा जाएगा कि वो जाए ना किसी तरह से, बट उसको अरेस्ट तो आप कर ही नहीं सकते। और वहां पे कौन रहेगी? लेडी कांस्टेबल होनी बहुत जरूरी है, ये चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है कि आदमी आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। और इन्वेस्टिगेशन अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो रही है, कि जो लड़कियों से रिलेटेड केस है, वहां भी आपसे फीमेल कांस्टेबल ही करेगी। और अगर कोई लीगल एड के लिए कोई एडवोकेट भी आ रही है बयान लिखने के लिए, वो भी लेडी ही होगी। आपसे मेल जो है क्रॉस क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। कई बार होता है ना, करते हैं कि आप बताओ क्या हुआ है क्या हुआ, ऐसा नहीं। अब जैसे अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि किसी के घर में चोरी हुई तो उन्होंने अपनी मेड को ब्लेम कर दिया,
क्योंकि फर्स्ट तो वहीं पर ही करते हैं कि मेड ने ही करा होगा। फिर ये आ रहे थे कि इसको लॉकअप में रखा, पुलिस ने 3rd डिग्री दी है, तो ये तो लॉ है ही नहीं। और नहीं है, पुलिस थर्ड को डिग्री भी का कोई लॉ नहीं है। नहीं है, और पुलिस को भी उनके राइट्स पता है कि वो फीमेल को नहीं। और आजकल तो इतना सोशल मीडिया का टाइम है, तो कहीं ना कहीं ये फेमस होने के लिए या अपने व्यूज बढ़ाने के लिए भी ये सब हो रहा है। हो सकता है, क्योंकि अगर पुलिस ने ऐसा कुछ किया है तो उसके पास वो सीधा जो जिस एरिया में वो रहती है वहां के हायर ऑफिशियल के पास जाए, उसके फैमिली कि भाई ऐसे। अब यहाँ पे बात आ गई ना कि लैक ऑफ नॉलेज, उसको पता ही नहीं, वो सीधा बोलती कि आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, सुबह आना भाई, सुबह बात राइट। करेंगे। वहां उसको पता नहीं था, अगर सच्चा है तो। अदरवाइज पुलिस ऐसे 3rd डिग्री नहीं एंड देती आई है। एम श्योर, मतलब आजकल के इतने टाइम में पुलिस को भी बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, एग्जैक्टली क्योंकि आजकल एक छोटी सी चीज भी होती है ना, वो आपका पूरा करियर सब कुछ खराब कर देती है। पुलिस ये आजकल 3rd डिग्री का तो सिस्टम खत्म ही है, नहीं करती। और अगर आपको लग भी रहा है तो क्या आपने उनके खिलाफ एक्शन लिया, आपने किसी को बताया कौन था, कैसे था, क्या था? अगर ऐसा किया उसको तुरंत सस्पेंड करेंगे। ऐसा नहीं कि हायर ऑफिशियल नहीं करते, लोअर तो हरास कर सकता है, हायर तुरंत कार्रवाई करते हैं। बट ये आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा स्टेप कब कहाँ और कैसे रखना है। चलो अब स्कूल की बात करते हैं। जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं, उनके भी केसेस आते हैं कि क्योंकि सीबीएसई जो है वो थोड़ा टीचर्स के लिए आजकल स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, ठीक है। अब बच्चे हैं, उनके पास एक राइट है कि टीचर हमें मार नहीं सकती है, डांट नहीं जुवेनाइल सकती जस्टिस है, एक्ट में राइट। तो ऐसे केसेस भी आते हैं। ऐसे कम आते हैं, वहीं वैसे तो एक्चुअली कमेटी होती है, वहीं पे निपट जाते हैं। बट हाँ, बच्चे कई बार करते हैं। टीचर्स आजकल बहुत ज्यादा खौफ में है। मुझे मेरा एक पॉडकास्ट था इससे पहले, वहां मुझे एक टीचर ही मिली, तो उन्होंने यही कहा कि एक बार आप हमारे स्कूल में आओ, लेक्चर दो, हमारे टीचर्स बहुत खौफ में है। मतलब किसी टाइम में बच्चे खौफ में रहते थे, आज कह रही है वो टीचर्स खौफ में है कि हमारे खिलाफ कोई एप्लीकेशन ना लगा दे, कोई एलिगेशन ना लगा दे। राइट। पहले टीचर जो बच्चों को मारती थी, भले के लिए मारती थी कि चलो गलत ना करें, तो इसीलिए तो क्राइम बढ़ रहा है, इसीलिए तो चीजें बढ़ रही हैं। अब स्कूल में देखो, छोटे से बच्चा अफेयर है, छोटे से बच्चे हैं, अफेयर चल रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, नशा है, मतलब क्या क्या चीजें हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे कभी। मैं आई वाज शॉक्ड, मुझे पता लगा कि मतलब छोटा सा बच्चा, ही वाज टेलिंग कि मेरी एज के बच्चे ना वेप करते हैं। और मुझे नहीं पता था कि ये वेप क्या होता है, वेपिंग क्या होता है। मतलब इट जस्ट 6 मंथ्स बैक आई केम टू नो कि ये भी चीज कोई एग्जिस्ट करती है। और लेकिन आजकल 8-10 साल बच्चों को पता है कि वेप है, एंड दो इट इज इलीगल, लेकिन फिर भी बच्चों को मिल रहा है। बच्चों को आजकल सब कुछ पता है, सोशल मीडिया में बता ही रही थी आपसे कि इसको थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। क्योंकि जब हम सोचते हैं ना अपने बारे में, यार हम बच्चे थे, मतलब मैं क्या बोलूँ कि हम बच्चे थे, पागल थे, क्या थे, आजकल के बच्चे हमें सिखाते हैं, हमें नहीं पता होता। वी आर नॉट राइट। दैट मच टेक्नो सेवी, हमें पता ही नहीं होता। और अगर कुछ वर्ड गलत प्रोनाउंस कर लो उनके आगे तो बस पूछो मत। आपको ये क्योंकि भी नहीं अभी आता। अभी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल उनकी चेंज हो गई है ना। हाँ हाँ। तो फोन देख के हमें नहीं पता होगा, आजकल 1-1 साल के बच्चे हैं, वो फोन ऐसे चलाते हैं, हमें ही नहीं आता होगा नहीं इतना आता, चलाना। राइट। हम लोग नॉर्मल, हमें क्या करना है, फोन सिर्फ सुनना है, काम करना है, बस दैट्स इट। वो तो कितना ज्यादा टेक्नो सेवी है। अब ये स्टार्टिंग में बचपन में बच्चों को मोबाइल दिखाया जाता है, देखो देखो थोड़ा सा अपना, कि हमें परेशान ना करे, वो चीज आगे जाके बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो रही है ना हमारे लिए। बट आई गेस इसको पूरा तो हम नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि आजकल एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है, यही तो, स्कूल्स ऑनलाइन हो गए हैं, और कोचिंग भी ऑनलाइन हो गई ऑनलाइन है, हो हर गई है। चीज है। उसके बाद जब बच्चा इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं तो पेरेंट्स भी ओके हो जाते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए कोई मूवी देख लो, सीरीज देख लो। अब आप कोई भी सीरीज उठा लो, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं गालियां होती हैं, साइको थ्रिलर होता है। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। रिसेंटली वी आल्सो हैड अ पॉडकास्ट, उसमें ये बताया था कि जब लेडी पहले प्रेग्नेंट होती थी हम्म। तो वो रामायण पढ़ती थी, गीता पढ़ती थी, अ, या कोई भी ऐसी माइथोलॉजिकल बुक वगैरह पढ़ती थी, तो वो असर बच्चे पे आता था। अब आजकल जो लेडी प्रेग्नेंट होती है वो ये साइको थ्रिलर्स देखती है, तो कहीं ना कहीं तो वो सब रिलेटेड है ना, तो तो वो वैसे ही माइंडसेट से बच्चे माइंड आ सेट, रहे हैं। हर पूरा जो भी है हमारा माइंड सेट है। आप पॉजिटिव में देख लो, नेगेटिव में देख लो, अगर आप नेगेटिव में जा रहे हो तो आपका माइंडसेट जैसा है नेगेटिव, तो नेगेटिव ही ढूंढेगा, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढेगा। और अगर आप पॉजिटिव हो तो आप हर चीज में पॉजिटिव ढूंढोगे। क्योंकि हम उस कंट्री में रहते हैं, कंट्री का क्या बोलूं, कि जहाँ पर अभिमन्यु ने ही प्रेगनेंसी में सीख लिया था कि घुसना कैसे है चक्रव्यूह में, लेकिन उसको बाहर निकलना नहीं सीखा था। तो कहीं तो ना वही कहीं है कि बिलीफ है। बिलीफ है भी सही और चीजें हैं भी सही। बट ये है कि लोग अभी जैसा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं कि बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं। तो ये क्या हमारी सोच थोड़ी मॉडर्न हुई है? अगर हम अंदर से बात तो की वही जाए, है। अंदर से तो वही है। क्या आज भी वही बातें, चार औरत आगे जा रही है तो गलत कर रही है, आदमी जा रहा है तो बड़ी मेहनत कर बट रहा है। अब पता है क्या है, कहते हैं ना यूनिवर्स भी वापस हील कर रहा है। अब बाहर की कंट्री में भी देखोगे ना,
वो ये कल्चर एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे इंडियन हैं। कल्चर। इनफैक्ट मैं किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने बोला कि तुम्हें ना एक इस पे देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को हर वीकेंड भगवत गीता के पाठ सिखाते हैं, माला जपना सिखाते हैं। हम्म। तो अब वो कंट्रीज भी ना ये चीजें एक्सेप्ट कर रही है, जो कल्चर था, बिकॉज कहीं ना कहीं तो वो ठीक है। अगर थोड़ा सा अगर हम उनको रिलीजियस की तरफ ले जाते हैं, उनको एक तो नॉलेज आएगी, दूसरी बात जो माइंड हमारा नेगेटिव है वो थोड़ा पॉजिटिव वे में जाएगा। तो ये जरूरी है थोड़ा बहुत दिखाना, उनको बताना चाहिए कि हमारे जो मतलब पीछे रहे हैं आजादी के लिए, कि उन्होंने क्या क्या किया, इतिहास पढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा ये बताना चाहिए, पॉजिटिव में बताना चाहिए कि ऐसा ये पढ़ो, ऐसी भी स्टोरीज है। मैं सिख हूँ, और तो मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उनकी मैंने पूरी बाल जीवनी देखी थी। इवन मैं कभी गई भी उनके प्रोग्राम में तो मुझे कमेंट्स भी लोगों ने कर दी, अरे अब तुम यहाँ भी जाओगी। मैंने कहा भाई मुझे तो सब कुछ मिला ही यहीं से ही है, मेरे को क्या, सारी लड़कियों को हाँ, संविधान से ही मिले हमें आजादी काम करने की। बिल्कुल वरना आपसे पहले हम क्या थे, आप बैठे होते यहाँ पे या मैं बैठी होती, बिल्कुल। कोई ना बैठा होता। अब ये यहीं से तो हमें मौका मिला है, काला कोट कहाँ से मिला, यहीं से मिला, संविधान से ही मिला, सब चीजें वहां से मिली है। तो मैं जिसने जिसने यहाँ तक पहुंचाया उसकी इज्जत हम कैसे ना करें। भाई ज्ञान तो वहीं से मिला, हम तो ज्ञान की बातें करें, धर्म से हट के सोचो ना। अब तो एक हमें सबको धर्म में भी बांध दिया गया है। अब देख ही रहे हो क्या चीजें चल रही हैं हमारे समाज में। तो धर्म सबको, ये सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सब धर्मों से रिलेटेड। ये नहीं कि कोई गलत है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, ये धर्म चीजें एक ही बात सिखाता है, सब धर्म में ना कहीं मैसेज एक ही एक है। ही है। ठीक है, हम उसको नहीं कर सकते कि इस धर्म में है। मैं एक बुक भी पढ़ रही थी, बुद्धिज्म की थी, मुझे किसी ने पॉडकास्ट के बाद गिफ्ट करी थी। तो उसमें फर्स्ट लाइन यही थी कि जो हैप्पीनेस है ना, वो ये नहीं है कि प्रॉब्लम फ्री लाइफ है, इट्स हाउ यू डील विद योर प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, प्रॉब्लम फ्री तो किसी की नहीं थी लाइफ। तो यही मैसेज होता है सब में कि प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में। आप शायद कभी किसी दूसरे की लाइफ के बारे में पूछो तो आपको लगेगा शायद इसकी प्रॉब्लम मुझसे ज्यादा है, एग्जैक्टली। बट इट्स हाउ यू डील विद दैट प्रॉब्लम, दैट्स जब हम हैप्पीनेस। बैठे होते हैं ना तो हम ये सोचते हैं यार ये परेशानी है, दिक्कत। जब सामने वाले को सुनते हैं ना, अरे यार हमारी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमें लग गया ना कि सामने वाला और ज्यादा परेशान है। हाँ, तो उस प्रॉब्लम को डील करना सीखो, उसी प्रॉब्लम में पॉजिटिव घुस के कर लो। प्रॉब्लम तो है ही है, प्रॉब्लम तो है, ठीक सबके है नहीं। पास है। अब उसको रो के देख लो या फिर हंस अब ये के देख देख लो, लो। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, वी शुड बी लाइक फील प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड। अब जैसे आपने बात करी कि वो भी फैमिलीज हैं जो एक एक साल के बच्चों के रेप के लिए लड़ रहे हैं, वो फीमेल्स भी हैं, वो मेल्स भी हैं जो डिवोर्स के लिए लड़ रहे हैं, अब ना आपस में रह सकते हैं ना एक दूसरे को छोड़ सकते बिल्कुल हैं। फंसे हुए हैं। तो वी आर ब्लेस्ड। वी आर ब्लेस्ड, अनडाउटेडली वी आर। ये भी तब हम माने, अगर हम सोचे कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है सबकी लाइफ में, तो फिर तो कुछ है नहीं। हर किसी को ब्लेस ही मानना चाहिए अपने आप को। जब हमें लगे ना तो हमें सामने वाले को देखना चाहिए, इसके तो हाथ नहीं, ये कैसे मेहनत कर रहा है। कितने एग्जांपल्स होते हैं, पैर नहीं है, भाग रहे हैं, दौड़ कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे बच्चे हैं। मैं, आपका स्कूल है हैंडीकैप, मैं वहाँ की मेंबर भी हूँ। वहाँ मैं जाती हूँ ना तो बच्चों को देखती हूँ, मैं जैसे ही घुसती हूँ ना वैसे क्लैप करते हैं। मेरा बर्थडे उन्होंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, प्रॉपर तरीके से फ्लावर और ये। मैं इतनी खुश थी, मैंने कहा यार एक क्लब चले जाओ या कहीं चले जाओ या पार्टी तो नहीं, ये बेटर है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक बार आप भी जरूर जाना, फिर आपको लगेगा वी आर ब्लेस्ड। राइट। ये अपने पेरेंट्स से अलग रह रहे हैं, हमें समझा नहीं पा रहे, बट फिर भी ये कितने खुश हैं। लोग उनको देख के ना एक अलग सा सुकून मिलता है, अलग सी खुशी मिलती है कि यार ये खुश है तो फिर हम क्यों नहीं रह सकते। हमें तो ऊपर वाले ने सब कुछ ही दिया, किसी चीज की कमी नहीं है जो हम कमी निकालें। निकालने में हो तो हर किसी में कमी है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। आपसे बात करी, इतना कुछ सीखा, इतने सारे राइट्स हैं जो कि हमें नहीं पता होता, हमें पता होना चाहिए। पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी बहुत है। जरूरी है। तो आप कुछ व्यूअर्स को बताना चाहेंगे जो कि उनको पता होना चाहिए, लाइक फ्रॉम द क्रक्स ऑफ दिस एंटायर इंटरव्यू, एंटायर डिस्कशन दैट वी हैड विद यू। तो कोई ऐसा क्रक्स, कोई ऐसा पॉइंट जो कि उनको पता होना ही चाहिए, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हो, चाहे वो विमेन राइट से हो, चाहे वो बच्चों के राइट से हो। अगर हम राइट्स की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि Okay. हर लॉ और हर चीज, अगर आप ट्रैफिक चलान की बात करो तो वो एमवी एक्ट है। अगर हम यहाँ पे एक्ट पुराने बैठे या एक एक एक्ट की बात करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, ये कुछ है, आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है, दबने की जरूरत नहीं है। आवाज उठाओ, आवाज सुनी जाती है। बस ये कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको आपके राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा स्टेप कहाँ पे उठाना है। नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज मत करो, और बिल्कुल भी जो भी आपको पता है, नहीं पता आप किसी से सलाह ले लो, किसी से पूछ लो, बट ये कि डरो मत, दबो मत, अपनी आवाज उठाओ। ये किसी पर्टिकुलर फीमेल या मेल के लिए नहीं कह रही, मैं पूरे समाज के लिए कह रही हूँ। और अपने आसपास भी लोगों को बताओ, थोड़ा सा उनको बताओ कि दब के नहीं रहना किसी से भी, अननेसेसरी का खैर कलेश भी नहीं मचाना। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं बीच में टोकूंगी, सॉरी। मैंने एक ऐसे बोल दिया, मैंने कहा औरत जब मर्द हार जाता है ना तो औरत को चंडी का रूप दे दिया।
भाई अब औरत आगे आएगी, तो औरत आदमी से कहीं ना कहीं आगे है, मानते हो बात? तो हाँ। एग्री हो बिल्कुल। कि जब शिव जी भगवान हमारे मतलब जो मतलब देवता थे वो भी हार गए, तो उन्होंने देवी को आगे किया कि तुम जाओ, उन्होंने चंडी का रूप लिया। तो लिटरली मैं ऐसी बात कर रही थी कि भैया चंडी का रूप ले लो, तो एक औरत ने जबरदस्ती का कलेश मचा दिया। और मैंने बाद में बोलता बिना मतलब के नहीं लड़ना, जहां आपकी आवाज आए कि आपके साथ गलत हो रहा है वहां भी आवाज उठानी है, ये नहीं कि अननेसेसरी आप लड़ रहे हो। तो उसका मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, मैडम मेरे घर में तो आपने कहा था चंडी बन जाओ, तो मेरे बड़े कलेश बढ़ गए। जब मैंने उसे डिस्कस किया, मैंने कहा मैंने ये थोड़ी समझाया था, मैंने कहा था जब आपके साथ गलत हो, ये थोड़ी कि आप बिना मतलब के लड़ रहे हो। तो जब आपके साथ गलत हो, डरने की जरूरत नहीं, दबने की जरूरत नहीं, अपनी आवाज उठाओ, बोल्ड बनो, और बस प्रशासन आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, जहाँ भी मैं हेल्प की आपको ना जरूरत हो। चंडी वाला ये भी बोलूंगी, भगवानों ने भी उनको आगे किया था ना, एग्जैक्टली, दुश्मनों के लिए पीछे वो बैक कर रहे थे। बैक थे ना, तो आपस में नहीं लड़ना। आपस में नहीं लड़ना भाई, साथ है, एक सपोर्ट भी जरूरी होती है तो आई आपको। गेस ये मैसेज ना आपने बहुत अच्छा दिया, और ये स्पेशली चाइल्ड अब्यूज के लिए भी बहुत ज्यादा है। मतलब आई कैन रिलेट टू दैट कि बच्चे जो होते हैं छोटे, उनके साथ बहुत सारे अब्यूज होता है, और उनको दबा दिया जाता है कि अगर तुम बताओगे तो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ ये कर देंगे या तुम्हें मार देंगे, बहुत सारी धमकियां दी जाती है। हर केस में मोस्टली धमकी आती है। हाँ, सो आई बहुत गेस सारे बच्चे इसी वजह से ही आगे नहीं आ पाते, वो डरते हैं हमारे पेरेंट्स को क्या करें, जबकि उनको ये नहीं पता होता कि फेक है। और इसके लिए क्या हम ही तो गाइड करेंगे। तो अपने घर में बच्चों को समझाओ कि अगर आपको कुछ गलत बोल रहा है कोई, या कोई धमकी दे रहा है, तो वो सबसे पहले घर पे बताएं। और पेरेंट्स बच्चों पे इतना ट्रस्ट रखें, इतना फेथ करके चले कि वो आपको खुल के सारी बात बता सके, कि उनको इधर उधर भटकना ही ना पड़े। बिल्कुल। बस। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो और मच। बहुत 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 कुछ सीखा है आपसे, मतलब एम्पावर होना और चंडी का रूप धारण करना सही डायरेक्शन में। सही डायरेक्शन ठीक है, में जरूरी भी है, वरना आपको राइट्स दबा के दिया बारे जाएगा। में कहाँ मिसयूज होते हैं और कैसे कैसे टॉपिक्स होते हैं सोसाइटी में, जो कि सुन के भी ना हमें बहुत गूजबम्स हो जाते हैं, बट वो एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसे ऐसे क्राइम हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, ठीक है, और आप तो उनको फेस कर फेस रहे कर रही हैं, हूँ, इसीलिए तो मुझे पता है, वरना मैं भी हैट्स सोचती ऑफ टू सुनी यू। सुनाई होती है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।